नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा कांग्रेस से। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के लिए हाईकमान का नया फरमान जारी हुआ है। अब बिना इजाजत धरना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगाई गई है। किसी भी कार्यक्रम से पहले इसकी जानकारी देनी होगी और बिना अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम न करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो हरियाणा कांग्रेस को लेकर ये नया फरमान अब जो है हाईकमान का जारी हुआ है और सीधा है कि हरियाणा कांग्रेस अगर कोई भी कार्यक्रम करना चाहती है, कहीं भी धरना देना चाहती है, प्रदर्शन करना चाहती है, तो इसके लिए उसे हाईकमान की इजाजत लेनी पड़ेगी। अपनी मर्जी से हरियाणा कांग्रेस न धरना दे सकती है, ना ही कोई प्रदर्शन कर सकती है। सार्वजनिक कार्यक्रम जो है उसके लिए इजाजत लेना जरूरी कर दिया गया है क्योंकि आदेश जारी हुए हैं। तो मतलब ये है साफ साफ कि हरियाणा कांग्रेस अब कुछ भी करेगी, चाहे प्रदर्शन करना हो उसे, या फिर कोई धरना देना हो उसे, या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हरियाणा कांग्रेस को करना हो, उसकी उसे पहले जानकारी देनी होगी और फिर उसके बाद उसका आदेश आएगा। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अंकित, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के बाद अब ये नया फरमान वाला जो है आदेश सामने आया है, जिसमें अब सार्वजनिक जगह पर कार्यक्रम के लिए भी पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या अपडेट इसको लेकर? कहीं ना कहीं अनुशासन का पाठ पढ़ाती हुई पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी अपने ढंग से कोई भी यात्रा शुरू कर देता है, कोई भी कार्यक्रम कर लेता है, तो और उसमें नाम कांग्रेस पार्टी का होता है और कहीं ना कहीं गुटबाजी इससे निकल करके सामने आती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश प्रभारी जो बी के हरिप्रसाद है, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि कोई भी विधायक हो, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो या कोई सांसद हो, कोई भी हो या कोई पार्टी का पदाधिकारी हो, कोई भी बिना इजाजत के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकेगा। वो सभी कार्यकर्ताओं के, छोटे से लेकर के बड़ा कार्यकर्ता, सभी के ऊपर लागू होता है। उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उससे इजाजत जरूर लेनी होगी, इजाजत कहें या उनकी नॉलेज में जरूर डालना होगा और वहां से जब परमिशन मिलेगी उसके बाद ही वो कार्यक्रम कर सकेंगे। कहीं ना कहीं इसको जोड़कर ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा से ही देखा जा रहा है, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा जो हुई उसमें पहले जो बी के हरिप्रसाद थे या जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हुए नजर आए कि ये कांग्रेस को ही मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विवाद उसको लेकर के रहा था। जो है आपसी तालमेल बनता नजर नहीं आ रहा था। कई बार उस यात्रा को लेकर सवाल भी खड़े हुए और कई नेताओं ने तो पार्टी की इस यात्रा में जाने से इनकार भी कर दिया था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से कहीं ना कहीं अब एक आधिकारिक लेटर जारी हो गया है और आधिकारिक लेटर पे अब क्या असर होता है और कांग्रेस कितनी एकजुट नजर आती है, ये अभी देखना होगा। जी अंकित, क्या लगता है आपको इस फरमान के बाद जो आदेश दिए गए हैं कि इजाजत लेनी होगी, कितना अनुशासन हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस लगातार गुटों में बटी हुई नजर आती है और ये जरूर है कि जब आधिकारिक एक लेटर जारी हुआ है तो फिर उसके बाद परमिशन जरूर लेनी होगी और उस परमिशन को अब कौन तोड़ता हुआ नजर आएगा या सब लोग पालन करते हुए नजर आएंगे, ये अभी देखना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है एक बड़ा फैसला है ये हरियाणा कांग्रेस के लिए, जो हाईकमान ने लिया है कि अब इजाजत के बिना कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा हरियाणा में। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा की टिप्पणी को लेकर एक विवाद पैदा होता है और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में अब अहम मुलाकात देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित आवास पर वरिष्ठ भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के साथ बातचीत भी की, साथ में लंच भी किया। गौरतलब है कि रेखा शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल को लेकर दिए गए बयान पर बिश्नोई समाज और समर्थकों ने कड़ा विरोध जताया था। विवाद बढ़ने के बाद रेखा शर्मा ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। जो कुलदीप बिश्नोई ने मांग की थी कि रेखा शर्मा जो है वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और उन्होंने उसके बाद माफी भी मांगी थी, जिसे कुलदीप बिश्नोई ने स्वीकार किया। और अब मुख्यमंत्री की ये जो मुलाकात हुई है ये राजनीतिक हलकों में कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरह से कुलदीप बिश्नोई की जो नाराजगी है उसे दूर करने की ये कोशिश थी। जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां पहुंचे, मुलाकात की और परिवार के साथ लंच किया। हरियाणा सरकार ने निवेश, उद्योग और रोजगार को रफ्तार देने के लिए मेक इन हरियाणा
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लॉन्च कर दी है। सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए राज्य में निवेश आकर्षित किया जाएगा और नए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। आखिर इस नई औद्योगिक नीति में क्या खास है, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू की है। सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना और करीब 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है। नई नीति ने साल 2020 की हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी यानी HEEP 2020 की जगह ली है और इसे विनिर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित ऊर्जा और विभिन्न उभरते क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी और हमारे जो इंडस्ट्रियल लीडर हैं उनके बीच में आज जारी की है। मैंने बताया भी है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे हमने बजट अपना बनाया हो, बजट में भी इंडस्ट्रियलिस्ट से हमने चर्चा की है, उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं। जब हम पॉलिसी बना रहे थे और हमने कहा कि ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, हमने पिछले दिनों 2 दिन दिल्ली में बैठ करके सभी स्टेक होल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उनको बुला करके इसके ऊपर चर्चा की। नीति की एक बड़ी विशेषता राज्य के जोनल सिस्टम में किया गया बदलाव है। पहले लागू A, B, C और D ब्लॉक व्यवस्था को समाप्त कर अब कोर, इंटरमीडिएट, सेमी प्राइम और प्राइम अथवा फोकस एरिया की नई श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे औद्योगिक प्रोत्साहन और आधारभूत सुविधाओं का लाभ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकेगा। नई औद्योगिक नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टॉयज एवं स्पोर्ट्स, ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर, IT एवं AI, AVGC, XR, डेटा सेंटर और एग्री बिजनेस जैसे 9 प्रमुख क्षेत्रों के लिए अलग अलग सब पॉलिसियां भी शामिल की गई हैं। मोदी जी ने नारा दिया जी 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने। मेरा ये अपना आकलन है कि उद्योग जगत के ऊपर ही विकसित हो सकता, कृषि आधारित कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं जो विकसित हो पाया हो। आज आप सब लोग हरियाणा के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ बैठे हैं। मोदी जी का सपना यहीं से पूरा होगा, हरियाणा उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। सरकार ने अनुमोदन और प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया को भी तेज करने का दावा किया है। सरकार का मानना है कि ये नीति हरियाणा को निवेश और उद्योग के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला की, जिनकी बहसबाजी हो जाती है। दरअसल रोहतक में DC और SP के साथ उनकी बहसबाजी होती है। बहस के बाद मामला गर्माता है और इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मामले को शांत करवाते नजर आते हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी थी, जिसके बाद DC और SP मांग पत्र लेने पहुंचे थे। इसी दौरान अर्जुन चौटाला के साथ उनकी बहसबाजी हो जाती है, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये सारा जो विवाद है ये प्रदर्शन के दौरान होता है। प्रदर्शन किया गया था, सड़क को जाम कर दिया गया था। DC और SP मौके पर पहुंचते हैं, मांग पत्र लेते हैं, मांग पत्र लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन माहौल गर्मा जाता है। एक दूसरे के साथ बहसबाजी शुरू हो जाती है और फिर विवाद तूल पकड़ता नजर आता है।
तुम्हारे अफसर फालतू के पढ़े लिखे ले लो, अपना ज्ञापन ले लो। धन्यवाद। जिला लेवल पर हर जिले के अंदर हमने ज्ञापन सौंपने का काम, उसी प्रकार से हमने रोहतक में भी डीसी को ज्ञापन सौंपा कि आगे प्रेसिडेंट को पहुंचाने का काम करो। इस प्रकार से इस देश के अंदर बढ़ती महंगाई को रोका जाए। जिस तरह से प्रशासन के साथ थोड़ा सा चला है, क्या मामला? प्रशासन में जी कई लोग होते हैं, उनके ना बड़ा बहम होता है। कई लोग थोड़े सरकार के चाटुकार ज्यादा होते हैं, उनके कहीं ना कहीं होता है कि हम सरकार को राजी कर लें। उनको नहीं पता भी ये सरकारें आती हैं और जाती हैं, ये बदलती है। आपको जनता के साथ, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। अल्टीमेटली लेना पड़ा ना ज्ञापन, आना पड़ा उनको, नीचे आना पड़ा, नहीं आना पड़ा, प्रशासन का भी हिसाब किताब किया जाएगा। और अब जिक्र करेंगे पंचकुला का, जहां फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ होता है और साइबर पुलिस 21 लोगों को गिरफ्तार करती है। इनमें 4 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल ये लोग अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे, अमेजन के अधिकारी बनकर ठगी करते थे। मौके से लाखों रुपए नगद बरामद किया गया है, कंप्यूटर और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। अब रिमांड में इन आरोपियों को लिया जाएगा और पूछताछ होगी, जिसके बाद खुलासा होगा कि अब तक ये कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। तो पंचकुला का ये मामला है जहां फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ये अमेरिकी नागरिक जो थे उनको अपना निशाना बना रहे थे, जो अमेरिकन सिटीजन है। साइबर पुलिस स्टेशन ने एक रेड की है और उसमें कुछ कंप्यूटर्स और 4 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया है, राउंड अप किया है। जो हमारे पास सेकंड आईओ बन के मैं इसमें मौके पर टीम लेके आया हूँ और जो कंप्यूटर इन्होंने सीज़ किए हैं, जो भी कैश है, जो भी अदर मोबाइल्स हैं, उनको हमने कब्जे में लिया है और इन जो हमारे एक्यूज हैं इनको अरेस्ट किया मैंने। सर जो अरेस्ट हुए इसमें नवदीप है और अंकुर है और 2 अन्य हैं। तो सर कौन शामिल थी रेड पे? इसमें PS साइबर, हमारी स्टेट साइबर और हमारी टीम शामिल है। तो कितने घंटे सर रेड चली है ये पूरी? ये 12 घंटे का ऑपरेशन चला है। मोबाइल और इधर फरीदाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतिका के परिजनों ने पति और उसकी कथित प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे कत्ल बताया। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि महिला ने फांसी लगाई और घटना के समय परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने मृतका के भाइयों की शिकायत पर पति, कथित प्रेमिका और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसके बाद ही सारी कहानी साफ हो पाएगी कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते जो विवाहिता है उसकी मौत होती है। हमें 18 साल पहले बल्लभगढ़ में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, अब वो हाल फिलहाल में सेक्टर 7 में रह रहे थे। उनका अफेयर चल रहा था करीब 6 साल से एक लड़की के संग, आरती मंडोरा नाम की है, सेक्टर 7B में ओम ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसके पीछे संदीप तेवतिया हमारे जीजा का नाम था। क्या नाम था बहन का? उस लड़की बहन का नाम था सविता तेवतिया। सविता तेवतिया। हाँ, कितने वर्ष इन्होंने इतना मेंटली टॉर्चर करा है। वो लड़की घर पे आके गाली देकर जाती थी इन्हें, मेरी बहन को। वहाँ पे हमारा जीजा खड़ा रहता था, ये हमारे बहन के सास ससुर खड़े रहते थे कि ये गाली दिलवाते थे हमारी बहन को। वहाँ पे हम अपनी बहन को अपने घर ले आए कि कोई बात नहीं, उसका बेटा बीमार हो गया 10 दिन पहले कि कोई बात ना कि मैं घर जा रही हूँ, अपने बालक के देखूंगी। इन्होंने टांग दी, कल खत्म कर दी। माँ बाप मिले थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम अभी सोच समझ के बयान देंगे। जो आज हमारे को सविता के परिजनों ने जो दरखास्त दी है, हत्या का आरोप लगाकर दरखास्त दी है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा दर्ज करके जो जांच में आएगा उसको हम निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौत कैसे हुई? मौत अभी तो जैसे फांसी लगाने के कारण पड़ोसियों ने बताया कि भी फांसी लगा करके फांसी से उतारे था इसको। अब वो तफ्तीश में क्या था सामने हो तभी पता लगेगा, अभी सामने नहीं। बुलेटिन में अब बात करेंगे सोनीपत की, जहां नाबालिग प्रेमिका को गोली मारने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी सिंगर और एक्टर नवनीत उर्फ बाउंडी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी और पीड़िता की पहचान करीब 1 साल पहले सोशल मीडिया पर हुई थी और उसके जरिए ये दोस्ती आगे प्यार में बदली। पुलिस के अनुसार वारदात वाले दिन आरोपी लड़की को कार में लेकर गया था, जहां कहासुनी के बाद उसने नाबालिग को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल नाबालिग का इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती है। वहीं आरोपी नवनीत
जो है वो हरियाणवी सिंगर बताया जा रहा है, जिसने कुछ हरियाणवी गानों में काम भी किया है। दिनांक 10/5/2026 को थाने को सूचना मिली थी कि किसी लड़की को कमासपुर रोड पर गोली मार दी गई है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर एसएजी की यूनिट और एसएचओ भालगढ़ और एसएचओ मुरथल पर पहुंचे हैं। उन्होंने तुरंत लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसका ट्रीटमेंट पुलिस ने करवाया अच्छे तरीके से, और पुलिस ने इस पे कार्रवाई करते हुए एसएजी की यूनिट की टीम से एएसआई विक्रांत है, पीएसआई विक्रम है, हेड कांस्टेबल प्रदीप है और कांस्टेबल सिद्धम है। ये सभी एसएजी यूनिट के सदस्य थे और थाने की तरफ से इंस्पेक्टर महेश और पीएसआई पूजा ने बहुत अच्छा काम करते हुए मुलजिम को पकड़ा है और इसकी गिरफ्तारी डाली है। और मुलजिम से अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में पता किया जाना है, और मुलजिम से जिस हथियार से गोली मारी गई है या पेचकस से उसको सिर में चोटें मारी हैं, वो सारी चीज़ें इससे बरामद की जानी है। मुलजिम 5000 का इनामी था और इसको एसएजी यूनिट ने भालगढ़ टीम की सहायता से इसको पकड़ा है। किस तरह इसकी जान पहचान हुई? लड़के की और लड़की की इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई थी, फिर दोनों का आपस में प्यार प्रेम हुआ और इसके चलते फिर इनकी अनबन हुई और लड़के ने फिर ये सारी घटना को अंजाम दिया। और आप जिक्र करेंगे पंजाब का, जहां जोबनप्रीत सिंह हिरासत मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। हाई कोर्ट ने कल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकार के जवाब के बाद ही हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो अकाली नेता हैं जोबनप्रीत सिंह, जिनकी हिरासत को लेकर यह खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की पंजाब की। पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सरकार के जवाब के बाद ही हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। मेरे सहयोगी उमेश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी उमेश, अब जो है सरकार ने समय मांगा है जोबनप्रीत सिंह की हिरासत को लेकर, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, अपडेट यही है कि जिस तरह से मामला सामने आया और इस पर अकाली और सरकार आमने सामने हैं, अकाली दल विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम इस मामले में आया और जिस तरीके से केस पूरा हाई प्रोफाइल बना, जोबनप्रीत सिंह की अवैध हिरासत को लेकर अकाली दल ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी और कोर्ट ने कल तक का समय दिया है कि कल आप जवाब दाखिल करें, और उसके बाद ही कहा है कि इस पर आगे कुछ सुनवाई या आगे कुछ किया जा सकता है। अब देखना होगा कि कल पंजाब सरकार इस पर क्या जवाब दाखिल करती है और उस जवाब के बाद आगे क्या रहता है और कोर्ट का रुख क्या रहेगा। जवाब पर काफी हद तक काफी कुछ टिका है और कल जवाब दाखिल करने के बाद ही आगे पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो फिलहाल क्या जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है उसके ऊपर अगली कार्रवाई निर्भर करती है। उसी हिसाब से हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा, अगली कार्रवाई करेगा। और अब जिक्र करेंगे एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल्स में विनेश फोगाट को हराकर चर्चा में आने वाली पहलवान मीनाक्षी गोयत की। दरअसल मीनाक्षी गोयत की कहानी संघर्ष भरी रही है, जो प्रेरणा देती है। और जैसे ही उन्होंने एशियन गेम्स 2026 के ट्रायल्स में विनेश फोगाट को हराया, वो चर्चा में आ जाती हैं। विनेश फोगाट काफ़ी प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं और जब एशियन गेम्स के ट्रायल्स में मीनाक्षी गोयत ने उन्हें हराया तो एकदम से चर्चा का विषय मीनाक्षी गोयत बनती नजर आई। और जब उनके बारे में पता किया तो पता चला कि काफ़ी संघर्षों वाली कहानी जो है वो मीनाक्षी की रहती है। बेहद कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने खेल के सफ़र को आगे बढ़ाया। उनकी मां कैंसर से पीड़ित रही, जबकि परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर बताई जाती है, लेकिन मीनाक्षी ने कभी हार नहीं मानी। उनका कहना साफ है कि उनका जो सपना है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना है, और उसके लिए उनके परिवार ने भी संघर्ष किया है और वो भी लगातार मेहनत करती रही। होने से पहले तो मैं एक्साइटेड थी, थोड़ी नर्वस भी थी, क्योंकि वो अच्छी खिलाड़ी हैं, सामने अच्छे खिलाड़ी हो तो थोड़ा नर्वस तो होते हैं, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा था कि भाई हम मुझे खेलना है, बस 6 की 6 मिनट लड़ना है बस। और बाद में तो इतना टाइम ही नहीं मिला मतलब एंजॉय करने का भी, क्योंकि फाइनल भी बाकी थी। अब किस तरह की आप प्रैक्टिस करेंगे आगे, क्या कौन से खेल? अभी तो वर्ल्ड चैंपियन होगा इस साल तो पूरे उसमें, तो अभी तो उस पर ही फोकस करना पड़ेगा फिलहाल। तो तैयारी मैं ऐसे ही करूँगी भी, जो मैंने कमियाँ की कुश्ती में वहाँ पे कंपटीशन में वो कमी दोबारा ना हो।
बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे एक मांग की, जिसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा इतना भड़क गया कि वो पाइपें उखाड़ने लग गए। सड़क किनारे लगी पाइपें उखाड़ रहे थे। दरअसल हांसी में पेयजल की मांग जो है वो लगातार ग्रामीण कर रहे हैं और अब उनका आंदोलन उग्र हो गया है। आलम यह रहा कि उन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर भाखड़ा पेयजल पाइपलाइन उखाड़ने की कोशिश की। कुदाली लेकर वो वहां पहुंचे थे, बाकी जो औजार हैं वो लेकर पहुंचे थे और सड़क किनारे इस पाइपलाइन को उखाड़ने की कोशिश में जुट गए। और जब इसमें सफलता नहीं मिली तो लोगों ने बड़े पाइप सड़क पर रखकर हांसी बरवाला मार्ग को ही जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। दरअसल प्रदर्शनकारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, करीब 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने पाइपलाइन को उखाड़ने का ही फैसला कर लिया। हालांकि बातचीत के दौरान प्रशासन ने अलग लाइन बिछाकर पानी उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद धरना एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। जी प्रधान जी, आज बताएं कमेटी के द्वारा क्या फैसला लिया गया है? आज कमेटी द्वारा ये फैसला लिया गया है जी कि 1-2 दिन के अंदर यदि प्रशासन ने इस मुद्दे का समाधान नहीं किया और चैनत गांव को पानी नहीं दिया इस पाइपलाइन से, तो फिर दोबारा से इकट्ठा होके खाप इकट्ठा दोबारा होगी। कल चैनत गांव इकट्ठा होगा और उसके बाद खाप इकट्ठा होगी। खाप इकट्ठा होके और कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसमें डीसी दफ्तर का घेराव भी विचाराधीन है और हांसी सेक्रेटरीट का घेराव भी किया जा सकता है या और कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और उसका मैसेज 1-2 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। पाइपलाइन इसलिए उखाड़ने का ये फैसला हुआ था कि परसों पैमाइश हुई थी और पैमाइश में पता चला कि ये पाइपलाइन PWD की ज़मीन में से दबाई जानी थी। यही पहले से प्रस्तावित था, लेकिन उन्होंने 20 फुट अंदर किसानों के खेतों में पाइपलाइन को बिछा दिया है। किसी भी किसान की कोई सहमति नहीं ली गई और उसके बारे में किसी से कोई पूछा नहीं गया। अब मान लिया कल ये किसान मुआवजा भी लेंगे उस लाइन का, तो वो कितनी अधिग्रहण होगी, नहीं तो उनकी सड़क की तरफ ज़मीन भी बच जाएगी, वो कभी भी बिजाई में नहीं आएगी। इसलिए किसानों ने प्रशासन से बात की है कि भाई ये गलत जगह लाइन बिछ चुकी है,